नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम एक विशेष विषय की चर्चा तो करने जा ही रहे हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली तो है ही है, लेकिन इस समय इस तरह के आदेश से रास्ता खोलना ये मुझे लगता है कि हमारे देश की आवश्यकता थी। और अभी तक हमारे देश के अंदर हम कभी भी इस तरह के रास्ते पर नहीं चलते थे, या फिर हम ये कहें कि अभी तक हमने उस पर कोई काम नहीं किया आज़ादी के 80 वर्ष होने के बावजूद। क्यों है हमने इस पर ऐसा काम नहीं किया? इसका कारण पॉलिटिकल विल हो सकती है, इसका कारण जुडिशियल सुप्रीमेसी न होना हो सकती है, इसके पीछे लोगों को जागरूकता न होना ऐसा हो सकता है। किसी एक परिवार वंशवाद के आधार पर भारत की राजनीति हो सकती है, और जुडिशियल एक्टिविज्म जिस लेवल पर चरम पर इस समय पहुंच गया है वो भी इसका कारण हो सकता है। हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई जांच लिखी है, अब आप सोच लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी और सीबीआई दोनों ही राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई हैं। सोनिया, राहुल, ये सभी पीछे पड़े हुए हैं। इसके अलावा सीबीआई के पास जांच ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रांसफर कर दी है रॉबर्ट वाड्रा के मामले में। रॉबर्ट वाड्रा के अलावा प्रियंका वाड्रा के मामले में, जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा ने तो पूरा हरियाणाई डीएलएफ के साथ क्या क्या नहीं किया, हजारों करोड़ रुपए का खेल कर दिया। जिसके पास विवाह होने से पहले चवन्नी जेब में ना हो, वो आज देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों में आ जाता है। कैसे आ जाता है? इसकी जांच होनी चाहिए। तरीके बहुत सारे निकालने की कोशिश होती है, लेकिन वो निकल नहीं पाते। लेकिन आज जिस प्रकार से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के 2 जजेस की बेंच ने जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी को ऑर्डर दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, वो रास्ता मुझे लगता है खोल दिया गया है, और वो सभी पॉलिटिशियंस के ऊपर अप्लाई हो सकता है। आप और हम भी इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा रहता है, आपके पास सॉलिड प्रूफ कुछ रहते हैं, आपके पास आप थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं, तो हमारे पॉलिटिशियंस जो कि साइकिल पर चलने वाला हवाई जहाज कैसे कसवा लेता है, हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है, और कैसे डिसएप्रोप्रिएट उसके पास एसेट्स मैनेजमेंट हो जाता है, कैसे होता है। ये एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हजारों करोड़ का हो जाता है। उससे पहले ये फिल्मी स्टारों की तरह लगता है कि भाई फिल्म पाने के लिए वो जमीन पर रगड़ती है और फिर शोषण भी करवाता है, और जिस दिन वो स्टार बन जाता है उस दिन सारी दुनिया उसके पीछे घूमती है और हजारों करोड़ की संपत्ति उसकी बन जाती है। लेकिन क्या ये वो तो वहां मेहनताना लेता है अपनी शक्ल दिखाने का, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड तो नॉन प्रॉफिटिंग होता है। पॉलिटिकल काम या मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, मंत्रिपरिषद में जाना या नेतागिरी करना, ये तो आप ये मानकर चलें कि नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स बनते हैं। फिर इंडिविजुअली कहां से संपत्ति आ जाती है? मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टी कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो तो प्राइवेट मैनेजमेंट की तरह चलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलते हैं। आखिर वो अपने नाम भले ही संपत्ति ना रखें, वो संपत्ति अगर रखते हैं पार्टी के नाम से भी तो इंडिविजुअल संपत्ति होती है। क्या उनके एसेट्स की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या उसका पता नहीं होना चाहिए? अच्छा काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने किया था जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डोनेशन का चक्कर और वो कूपन और कोड निकाला था, वो पकड़कर और उसको बंद करवा दिया था ताकि कॉर्पोरेट जगत इसमें इन्वॉल्व ना हो सके। हालांकि उस समय केंद्र सरकार ने बड़ा वेल प्रूफ फॉर्मूला निकालने की बात कही थी और ये कहा था कि लोगों की आमने सामने अकल और शक्ल ना मिले, ऐसे ही कोई दान करना चाहता है तो कर दे, वो गुप्त दान के रूप में चलेगा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल फील्ड में तो पता होना ही चाहिए पैसा कहां से आया। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के खिलाफ एक ये केस सिटीजनशिप वाला अलग है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, सेम पिटिशनर है। कर्नाटक से बीजेपी कार्यकर्ता आते हैं, कर्नाटक से लखनऊ में क्यों करते हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट में क्यों नहीं करते, ये भी प्रश्न हो सकते हैं। इन पर्सन लखनऊ हाई कोर्ट, क्या लखनऊ में शिफ्टेड है, क्या लखनऊ या इलाहाबाद में शिफ्टेड है कोई व्यक्ति, या फिर उसको लगता है कि वहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है इसलिए वहां ज्यादा सिक्योर है, उसका लाइफ बचा रहेगा, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां पर लेकर आता है तो उसके जान प्राण की खतरे हो सकते हैं। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या फिर वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है आजकल योगी जी की सरकार के टाइम पर।
और कर्नाटक में नहीं फील करता, कुछ भी कारण हो, अपने को क्या। हमारा तो विषय ये है कि क्या ये जो रास्ता हाईकोर्ट ने खोला है, ये रास्ता हमें कोई रास्ता दिखाता है क्या। बात है इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी की, पॉलिटिकल वैक्सेशन की, बात है राहुल गांधी के जो एफिडेविट फाइल हुए। पिटिशनर ने कहा कि राहुल गांधी जब से पॉलिटिक्स में आए तब से उनके सभी सोर्सेस से उनको 11 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। सभी सोर्सेस से उनके पास इस समय 11 करोड़ होना चाहिए। एफिडेविट 20 करोड़ का तो वो एफिडेविट ही लगा देते हैं। और इसके अलावा बाकी की जो उनकी प्रॉपर्टियां हैं, वो विदेश यात्राएं करते हैं। उनके 60 विदेश यात्राओं की बात कही गई है कि भाई उस कोई एक व्यक्ति 60 विदेश यात्राएं करता है, ये विदेशी यात्राएं ही उनके 10-11 करोड़ रुपए को खर्च करवा देती हैं। विदेश यात्रा से मतलब किराया ही नहीं, वहां रहता है 1 महीने 15 दिन रहता है, हर 3-4 महीने पर वो एक टूर लगाने जाते हैं विदेश में, और फिर वहां वो क्या करते हैं पता नहीं। कुछ चीजें, कुछ यात्राएं तो वो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर करते होंगे, क्योंकि भाई कांग्रेस ने पैसा खर्च किया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत को बदनाम करें, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत को बदनाम करें, वो वहां क्वींस यूनिवर्सिटी में, क्वींस कॉलेज में भारत को बदनाम करें। भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी का फंड भी निकलता होगा, जो कांग्रेस पार्टी का फंड निकालकर राहुल गांधी को वहां भेजा जाता है। राहुल गांधी अकेले नहीं जाते होंगे, बहुत सारे लोग भी जाते होंगे, लेकिन राहुल गांधी बहुत बार ऐसे जाते हैं, हर चुनाव के बाद राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। कोई भी प्रदेश का, राज्य का चुनाव होता है, उसके बाद चुनाव के तुरंत बाद वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद 10-12 दिन बाद प्रकट होते हैं। वो तो उनकी प्राइवेट यात्राएं हैं। उन प्राइवेट यात्राओं में वो जो 15-20 दिन वहां पर रहते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते रहते हैं, जाते हैं आते हैं, ये पैसा कहां से आता है। उनके 11 करोड़ रुपया तो उनकी यात्राओं में ही उसका दुगना खर्च हो गया, ऐसा पिटिशनर ने कहा है। तो फिर राहुल गांधी के पास 20 करोड़ की संपत्ति जो वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं उनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, वो बता रहे हैं कि उनके पास कैश है, वो बता रहे हैं उनके पास जेम्स ज्वेलरीज हैं, वो बता रहे हैं उन्होंने मेहरौली में और दिल्ली में कुछ प्लॉट प्रॉपर्टी खरीद के रखी हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी डूब जाती है तो कम से कम रहने की जुगाड़ हो जाएगी। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि उनके कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, कुछ कैश भी है 50-60 लाख रुपए का, ऐसा उन्होंने एफिडेविट दाखिल करके 20 करोड़ रुपया शो किया था। पिछले चुनाव में उन्होंने 15 करोड़ शो किया था, इस बार उन्होंने 20 करोड़ शो किया था। मैं मानता हूं 5 साल में 5 करोड़ बढ़ गया होगा, 25% की उनकी वेल्थ बढ़ गई। लेकिन पिटिशनर का कहना यह है कि ये जो विदेशी कंपनियां उन्होंने खोलकर रखी थी, जिसमें ये विवाद सिटीजनशिप का फंसा है कि भाई वहां पर इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन दिखाया था, उसका पैसा कहां गया। नेशनल हेराल्ड का 5,000 करोड़ रुपए का डेटा कौन देगा। नेशनल हेराल्ड, एजेएल और ये सब घूम कर आई, जो कि नेहरू जी को लोगों ने खोलकर नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर बनाकर नेहरू जी को दिया था कि वो प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी ने वो अपने बाप की संपत्ति बना ली, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते होते यहां तक आई, और यहां पर जब आई तो उस कंपनी को घुमाकर ओनरशिप 5,000 करोड़ की, 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए में वो 5,000 करोड़ रुपए की ओनरशिप जो आज एजेएल है, उसमें सोनिया गांधी और इनको मिलाकर लगभग 90%, 85, 88, 89 हो सकता है, लगभग 90% ओनरशिप इनके पास है, उसके शेयर्स इनके पास है। कहां से आए, ये क्या है, ये हमारे देश में क्या चल रहा है। अच्छा, केवल राहुल गांधी की बात नहीं है, ये बात तो अखिलेश यादव, ऐसा कहते हैं मुलायम सिंह यादव साइकिल से चल चल कर प्रचार करा करते थे। आज उनके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, कहां से आए। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुए थे और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, बच्चे थे और वो कढ़ाई में पकाया करती थी हडिया में, और इनको राबड़ी देवी ये सब बच्चों को पालती थी। आज उनके बच्चों के पास हजारों करोड़ का खेला कहां से हुआ। सवाल यह भी है कि पासवान एंड जो पासवान एंड कंपनी है, पासवान से मतलब मेरा रामविलास पासवान और उनके परिवार का मामला है, ये कहां से आता है, कहां जाता है। अटल जी मर गए, उनके पास तो कुछ नहीं मिला। मोदी जी के विषय में भी कहते हैं कि झोला छोड़कर कुछ नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई एक नेता हैं जिनके पास कुछ नहीं, और ऐसे भी कई एक नेता सभी पॉलिटिकल पार्टियों में हैं जिनके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, आज वो हजारों करोड़ के व्यक्ति बने हुए हैं। चेन्स ऑफ होटल्स उनके खुले हुए हैं, विदेशों में चेन्स ऑफ होटल्स खुले हुए हैं, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिका में, ब्रिटेन में, सब जगह पढ़ रहे हैं, जिनकी फीस जो उनको पार्लियामेंट से एमपी होने के नाते सैलरी मिलती है उससे 4-4 गुना ज्यादा ये लोग फीस अपने बच्चों की देते हैं। आखिर ये पैसे आते कहां से हैं, कौन करता है? और ये डिसएप्रोप्रिएट एसेट्स का मामला नहीं बनता क्या? भारत में डिसएप्रोप्रिएट एसेट्स का मामला बनता है, और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब पीआईएल फाइल हुई, राहुल गांधी के ऊपर एक बंच ऑफ पेपर्स लगाया गया, बंच ऑफ प्रॉपर्टीज और उनके एसेट्स का पेपर लगाया गया। कोर्ट ने उसको देखा, कोर्ट का माथा खनका, सन्ना गया, कोर्ट को समझ नहीं आया होगा क्या करे। कोर्ट ने कहा कि इन पेपर्स को यहीं पर सील बंद लिफाफे में एक सीनियर रजिस्ट्रार के पास रखा जाए, इसको पब्लिक में ना किया जाए, जो जितना बड़ा डेटा दे दिया है पिटिशनर ने। लेकिन ये डेटा जो दिया है कि राहुल गांधी की इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं, इनके पास 11 करोड़ की आमदनी में ये कहां से रुपया इतना आया, ये पता करने की बात है। कोर्ट को, 2 जजेस की बेंच को ये खटक गई कि वाकई में कुछ है इसमें क्या। अगर इन डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास किया जाए तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े आदमी हैं, आमदनी उनकी है नहीं तो कहां से आया, और अगर इन डॉक्यूमेंट पर विश्वास न किया जाए तो भी बड़ी बात है। इसलिए पिटिशनर की पिटीशन पर, पीआईएल पर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नया रास्ता खोलते हुए जो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनके अदालत में लगाए गए, उसके आधार पर उन्होंने एक नया रास्ता खोला, और उस नए रास्ते में ईडी और सीबीआई दोनों को लिखा, ये कहा 8 हफ्ते के अंदर, विद इन 8 वीक्स, 8 हफ्ते के अंदर इन पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल 226 के तहत ऑर्डर किया, और कहा कि इसको सील्ड कस्टडी में रखते हैं, जुडिशियल रिस्ट्रेन यानी कि जुडिशरी को भी इसको पकड़ने का राइट नहीं होगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने डीओपीटी, जो होम मिनिस्ट्री, जो पीएमओ के अंतर आती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट, एमसीए, इन सभी को साथ में लपेटा है। सब्सटेंटिव इशू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि राहुल गांधी तो सरकारी कर्मचारी हैं, वह एमपी होता ही है, चुनकर आता है तो वो सरकारी कर्मचारी माना जाता है, इसलिए सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, और इनके रिसोर्सेज का पता होना चाहिए। अगर ये कंपनियों में एजेएल और बाकी कंपनियों में मालिक हैं तो वो कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होनी चाहिए, इनके एसेट्स का पता होना चाहिए जो कि एफिडेविट में खोला जाना चाहिए, और बताना चाहिए कि ये प्रॉपर्टियां आखिर कहां से और कैसे यहां तक पहुंची, उनका इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, इन सबका कैलकुलेशन होना ही चाहिए। ट्राई एजेंसियों को जुरिडिक्शन इस मामले में है, ऐसा बताया गया कि भाई ऐसे मामलों में सीबीआई को जुरिडिक्शन है, ईडी को जुरिडिक्शन, एसएफआईओ जो कॉर्पोरेट एक्ट के तहत आता है, फ्रॉडुलेंट कॉर्पोरेट एसेट्स ट्रांसफर्स, जो एजेएल के मामले में या नेशनल हेराल्ड के मामले में आता है, इन सभी एजेंसियों का जुरिडिक्शन लगता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं है, कोर्ट ने ये बात स्वीकार कर ली, कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटेनेबिलिटी है क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते इनके बारे में जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। इसीलिए 8 हफ्ते का समय देते हुए ये कहा है कोर्ट ने कि श्रीमान जी, ईडी और सीबीआई प्राइमरी अभी फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा, जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करिए, और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके बताइए कि क्या इस केस में कोई झोल है, क्या इस केस में कोई जान है, इस केस में प्राण आत्मा कुछ है क्या। अगर कुछ है तो देश के सामने आना चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लैश लिखा जाना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, 8 हफ्ते के अंदर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर एक्सेस करने को सीबीआई ईडी को मिलते हैं, और उन डॉक्यूमेंट या एसेट्स के आधार पर अगर सीबीआई और ईडी ये कहती है कि इनके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, यानी कि इन्होंने दिखाए भले ही 20 करोड़ रुपए के हों, लेकिन इनके पास माल तो बहुत ज्यादा है, इनके पास भले ही 11 करोड़ रुपए की आमदनी अभी तक हुई हो, लेकिन माल तो बहुत है। विदेशी यात्राओं का खर्चा कौन करता था, कैसे होता था, वहां कहां रहते थे, कैसे रहते थे, इन सब पर अब पड़ताल होगी। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के विषय में जब खुलासा होगा कि कौन आखिर खर्चा करता था, वो कॉर्पोरेट जगत के कौन लोग हैं,
क्या सोरस है इसके पीछे, या फिर कोई और है? जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो है क्या? क्या कॉर्पोरेट विल है क्या इसके पीछे? क्या इसमें मार्केट फोर्सेस हैं, या फिर चर्च की बॉडियां हैं, या फिर इस्लामिक चरमपंथ इसके पीछे है, कम्युनिज्म इसके पीछे है, या फिर डीप स्टेट इसके पीछे? ऐसे बहुत सारे सवाल खुलकर सामने आएंगे। मैं समझता हूं कि पहली बार यह हुआ है कि किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअल इन पर्सन प्रेजेंट होकर हाई कोर्ट के अंदर इतनी रिसर्च करके पेपर लगाए, और वो रिसर्च पेपर हाई कोर्ट ने प्रमा फेसाई स्वीकार भी कर लिए हैं, और उनके आधार पर ईडी और सीबीआई को लिख भी दिया है कि आप इस पर एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके बताइए कि वाकई में कुछ मामला बनता है या नहीं। क्या इन डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस है, एविडेंस एक्ट कहता है, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि एविडेंस की जेन्युइननेस कोर्ट प्रिज्यूम भी कर सकता है, कोर्ट देख भी सकता है, कोर्ट उस पर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट भी ले सकता है और जांच भी करवा सकता है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए पीआईएल एक्सेप्ट की है, और इस पीआईएल में आगे कार्रवाई तभी होगी जब 8 हफ्ते के अंदर ईडी या सीबीआई कुछ पॉजिटिव लेकर आएगी, और ईडी या सीबीआई ये कहेगी कि वाकई में इन्होंने जो फाइल किया है ये डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स इनके पास है। अगर ये केस सक्सेस होता है तो आपके मोहल्ले में भी एक नेताजी होंगे, आपकी विधानसभा में भी एक विधायक होंगे, आपकी लोकसभा में भी एक सांसद जी होंगे, आपके प्रदेश में कई एक मंत्री होंगे, आपके प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश भर के नेता जो पहले रहे या अभी रहे, ये जो बीच में लाइजनिंग करने के लिए ही एमपी बनते हैं, अच्छे लाइजनर हैं, जो खेतों में से आए, गंगा पार में निवास करते थे, कुछ था नहीं, पत्रकारिता से शुरू हुआ और फाइनली वो अब लाखों करोड़ रुपए का खेल खेल रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए ही 5-10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, जिसके पास खाने पीने के रोटी के लाले हों। तो आखिर ये पैसे आते कहां से हैं? इनका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए? आप इन पर रिसर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकते हैं, कुछ लोगों का समूह बना सकते हैं, और समूह बनाकर रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद इसी तरीके से आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने जो रास्ता 2 जजेस की बेंच ने खोला है पीआईएल एक्सेप्ट करके, वो रास्ता अब हमारे देश में सरकारी कर्मचारी और ये जो पॉलिटिकल जगत है, इनकी सबकी कलई खोल देगा। ये मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगर ये सफल होता है तो ये भी हो सकता है कि दबाव बने, ये भी हो सकता है कि अब इसमें खेला खेले, ये भी हो सकता है कि ये फाइल क्लोज कर दी जाए। क्लोज कर दिए मतलब सीबीआई ईडी कुछ ऐसा दबा दबू के खेल खेल दे और हाई कोर्ट को पता भी ना लगे। और ये भी हो सकता है कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की तरह हाई कोर्ट उसमें घुसे, और घुसने के बाद वो निकाल कर लाए। आखिर बैंड कहां से बजेगा? मैं समझता हूं आर्टिकल 226 का अब तक सबसे अच्छा इस्तेमाल आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताइएगा, डिस्कशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात और है, अगर आपको इंग्लिश में यही कमेंट्री एआई के माध्यम से बनाकर यही कंटेंट देखना हो, या फिर आपको लगता है कि आपको तमिल साउथ इंडियन भाषा में लिखना हो, तो हमने उसके चैनल्स क्रिएट करे हैं एआई से। उसका यही वीडियो डुप्लीकेट बन के बनता है और हम उस पर पेस्ट करते हैं। हम लॉ पढ़ाते हैं, और इसके लिए ऐप भी है अपने पास, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना, बात करना है तो गूगल डॉक का नीचे एड्रेस पड़ा होता है, लिंक पड़ा होता है, उस पर आप लिख सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।